नमस्कार, मैं हूँ वेद प्रकाश। स्वागत करता हूँ आप सभी का संवाद लाइव में। और आज आपकी मुलाकात ख़ास बातचीत के में इस मुलाकात में आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ख़ास शख्सियत से कराने जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत कम समय में भोजपुरी फिल्मों में अपनी पहचान बनाई है और जुबली स्टार के रूप में पहचाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं दिनेश कुमार यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जिनको निरहुआ के रूप में ज़्यादा प्रचलित हैं। हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। महज 13 साल का करियर आपका अभी तक, जुबली स्टार, दिनेश लाल यादव से निरहुआ, जुबली स्टार और पता नहीं क्या क्या। कैसा ये प्यार है दर्शकों का, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे फिल्मों में इतना अच्छा काम मिलेगा। मैं तो ऐसा सपना देखता था कि अगर फिल्मों में मुझे पीछे खड़े होने का भी अवसर मिल जाए तो मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत फिल्मची आदमी हूँ। मैं बचपन से ही बहुत फिल्में देखता था। तो मेरे मन में ऐसा आता था कि जो लोग एक फ्रेम में आते हैं, ऐसा कुछ खाना पानी कुछ रख के चले जाते हैं, मुझे इतना भी मौका मिल जाए तो मेरा सौभाग्य होगा। और ये ईश्वर की कृपा और हमारे दर्शकों का प्यार है कि उन्होंने मुझे इतना पसंद किया। मैंने जो भी फिल्में बनाई, जिन फिल्मों में काम किया, उसको इतना सराहा, इतना देखा कि फिल्में हिट हुई और मुझे फिल्में मिलती गई और मैं लगातार काम करता गया। दिनेश लाल जी, गाजीपुर के रहने वाले आप हैं, उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश बिहार भोजपुरी की एक पहचान भी है यहाँ पर। लेकिन आपका बचपन बीता ज़्यादातर कोलकाता में। पिताजी चूँकि आपके वहाँ पे काम करते थे, कोलकाता के आसपास एक छोटा सा इलाका, नाम भूल रहा हूँ उसका मैं, वहाँ पर आपका बीता। वहाँ पे पढ़ाई, जी बिलगरिया, हाँ, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी हुई और बचपन वहाँ बीता। उसके बाद फिर वापस आप लौटे। भोजपुरी बावजूद इसके एक बंगाली कम्युनिटी में रहने, बंगाली परिवेश में रहने के बाद भी भोजपुरी पर इतनी अच्छी पकड़ और भोजपुरी में एक पहचान। मैं कलकत्ता में रहता था, पर मेरा दिल गांव में ही बसता था। जब भी गर्मी की छुट्टी होती थी तो मैं अपने गांव आता था और मुझे पूरे साल इंतज़ार रहता था कि कब छुट्टी होगी और मैं कब अपने गांव जाऊंगा। और उसी दौरान, कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही, मैंने एक फ़िल्म अपने माता पिता के साथ में देखा था। और जब उस फिल्म में दिखाया जा रहा था, गांव का सीन देखा, तो मैं अपने गांव पहुंच गया। मैं वो फिल्म देख के मुझे लगा कि मैं अपने गांव चला गया हूं। तो मुझे लगा कि ये सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो दुनिया में कहीं भी लोग हों, उनको अगर उनके गांव से कनेक्ट करना है तो उनको वहाँ का सिनेमा दिखा दीजिए, वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं हमेशा ही जुड़ा रहा, अपने गांव से जुड़ा रहा, भोजपुरी फिल्मों से जुड़ा रहा, मैं देखता रहा। और जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, पूरी तो नहीं हुई, पढ़ाई मैंने इंटरमीडिएट ही किया था कलकत्ता में, तब तक मेरे पिताजी रिटायर हो गए और मुझे गांव आना पड़ा। गांव आने के बाद मैंने कोशिश किया कि मैं बीकॉम कर लूं, पर घर की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं आगे पढ़ाई कर पाता, और मैं गायकी में उतर गया, क्योंकि मेरे पिताजी भी गायक थे। मेरे जो बड़े भैया हैं विजय लाल यादव जी, बड़े पिताजी के लड़के हैं, वो भी उनका बड़ा नाम है। गीतकार तो प्यारे लाल कवि जी हैं, जो मेरे चाचा के लड़के हैं। तो घर में ये गायकी का और लेखन का जो था माहौल था, मुझे लगा कि इसमें मैं अपना करियर बना सकता हूँ, और मैंने शुरुआत कर दी थी गायकी की। और शुरू में तो बहुत संघर्ष करना पड़ा जी। बिरहा मैंने गायकी शुरू की, और बिरहा सम्राट आपको कहा भी जाता था, एक समय था। बिरहा सम्राट मेरे बड़े भैया हैं विजय लाल यादव। मैं कभी बिरहा सम्राट नहीं हूँ, ना ही मैं बना। बिरहा गायकी में भी मैं बहुत कमज़ोर था। मैं बिरहा गाता था पर उतनी पकड़ नहीं थी मेरी। और मैं धीरे धीरे कोशिश करता था कि एक बार अगर मेरा नाम बन जाए तो मैं अपना सपना पूरा कर पाऊँगा। और संजोग से 2003 में मैंने एक एल्बम गाया, निरहुआ सटल रहे, और उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया, उस एल्बम को बहुत पसंद किया। पूरे दुनिया में वो हिट हो गया। और उस एल्बम की वजह से मुझे ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, वहाँ भी शो करने का मौका मिला उस एल्बम की वजह से। और फिल्मों में भी काम मुझे उस एल्बम की वजह से ही मिला। चलिए बात करते हैं। पहली फिल्म आपकी 2008 में आपने आई थी लीड एक्टर। ऐसे तो चलत मुसाफिर मोहली ओरे में आप आए थे बतौर सह कलाकार के रूप में, लेकिन लीड एक्टर के रूप में निरहुआ रिक्शा वाला संभवतः पहली फिल्म।
2007 या 8, हाँ उसी लगभग में पहली फिल्म आई थी आपकी, लीड एक्टर, ब्लॉकबस्टर रही, सुपर डुपर हिट रही, उसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखे। वो पहला फिल्म लीड एक्टर के रूप में कैसा, जैसे आपने कहा अभी कि हम तो ये चाहते थे कि किसी तरह से एक छोटा सा रोल, छोटी सी भूमिका किसी तरीके से भी दिख जाए, उसके बाद अचानक से एक लीड रोल, लीड कैरेक्टर, ये कहीं ना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। मुझे लगता है कि उसके पीछे साधारण शकल सूरत और साधारण कद काठी का ही कमाल था कि मुझे वो रोल मिला। निरहुआ रिक्शा वाला जो लोग बना रहे थे उनको एक ऐसे ही हीरो की तलाश थी जो नाचने भी में भी पारंगत हो, वो फाइट भी अच्छा करता हो, अच्छा एक्टर भी हो, पर देखने में लगे कि ये रिक्शा वाला है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से मुझे वो रोल भी मिला और लोगों ने जब देखा तो उनको लगा नहीं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यही जानते हैं कि मैं रिक्शा वाला ही हूँ। वो मुझसे कहते भी हैं कि बताइए आप रिक्शा चलाते थे, आप हीरो बन गए। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिला मुझे कि लोगों को लगा कि ये रिक्शा वाला ही है। तो मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया और लगातार फिल्में मिलने लगी और लोग पसंद करने लगे और निश्चित रूप से लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया और आज लगातार फिल्में कर रहा हूँ। 2012 के आसपास में एक फिल्म आई थी भोजपुरी की जिसमें बिग बी, जिनके साथ काम करने का सपना होता है लोगों का, भारतीय सिनेमा में, चाहे किसी भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी सेक्टर में हो, तेलुगु हो या फिर हिंदी हो, लोग चाहते हैं उनके साथ जुड़ना, उनके साथ काम करना। आपको ये मौका मिला 2012 में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, उस अनुभवों को हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल मेरे लिए तो बिग बी भगवान की तरह है क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे जब मौका मिला उनके साथ काम करने का तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊँगा उनके सामने, क्योंकि उनको देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता था मैं और ब्लैंक हो जाता था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं क्या करूँ, क्या बताया जा रहा है, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं पड़ता था। पर महानता है उनकी बिग बी की कि उन्होंने कंफर्टेबल किया, उन्होंने बातचीत किया और बहुत सहज कर दिया उन्होंने और वो फिल्म मैं कर पाया। बहुत सीखा मैंने उनसे और इस उम्र में भी अगर वो राज कर रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनके अंदर वो क्षमता है, इसलिए वो राज कर रहे हैं आज भी। वो अपने काम के प्रति इतने निष्ठावान हैं, इतने ईमानदार हैं कि वो हिंदुस्तान के इतने बड़े एक्टर होने के बाद भी जब भोजपुरी फिल्म कर रहे थे तो उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया सेट पे कि वो एहसान कर रहे हैं। उनको एकदम परफेक्ट करना होता था हर शॉट और बरोबर उसका पूरा रिहर्सल करके और पूरी तरह से जब वो ठीक हो जाता था तो ही वो शॉट देते थे। नहीं तो मुझे बहुत ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अगर किसी बड़े सिनेमा में काम किया उन्होंने और भोजपुरी में आए तो वो दिखाते हैं कि वो एहसान कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा में काम करके, पर बिग बी ने ऐसा कभी नहीं दिखाया और उनको मैंने कभी ऐसा कहते भी नहीं सुना कि मेरे पास समय नहीं है और मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। नहीं, वो पूरी ईमानदारी से अपना रोल निभा रहे थे और ये देख के मुझे पता चला कि अगर वो इस उम्र में भी राज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। रीज़न ये है, अब अमिताभ बच्चन भी हालांकि उत्तर प्रदेश से ही हैं, प्रयागराज से बिलोंग करते हैं वो, इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया, लेकिन भोजपुरी से कभी जुड़ाव नहीं रहा उनका बहुत ज़्यादा, चूँकि वो मुंबई में रहे। तो जब उनके साथ आप काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये कोई महसूस हुआ किसी वक्त भोजपुरी में डायलॉग्स बोलने में उनको परेशानी, कभी आपसे पूछा हो कि भाई निरहुआ मुझे ये बताओ यार ये कैसे बोलते हैं, इसको कैसे इतना ईजिली तुम लोग बोल रहे हो, कुछ इस तरह की बातें जो आपसे वो आपने अगर नोटिस किया होगा तो वो हिंदी फिल्मों में भी लहजा भोजपुरी वाला ही रखते हैं। जब वो डायलॉग बोलते हैं तो उनका लहजा कहीं ना कहीं भोजपुरी वाला रहता है और वो इतनी तैयारी के साथ आते थे कि लगता था उनको सब पता है, उनको कुछ बताने की, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो उनका होमवर्क बहुत तगड़ा होता था, वो पूरी तैयारी के साथ आते थे सेट पे और बल्कि जो इंग्लिश फिल्में हैं उन फिल्मों का भोजपुरी में नाम भी बता करके और बहुत हंसी मजाक भी करते थे।
तो उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो पूरी तरह से तैयारी के साथ आते थे। चलिए, ये हो गई इसके बाद कई फिल्में की आपने, बहुत सारी फिल्में आपकी आई हैं, कई को स्टार्स के साथ काम किया आपने, पाखी हेगड़े और आम्रपाली के साथ ज़्यादातर फिल्में आपकी आई हैं इन्हीं दोनों के साथ, और 5-6 फिल्में अभी जो है पाइपलाइन में वो भी इनके साथ ही है। कोई ऐसा को स्टार जिसके साथ काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो, मेल और फीमेल दोनों? मुझे लगता है कि जो भी अच्छे अभिनेता या अभिनेत्री होते हैं उनके साथ काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी जो फिल्में सफल होती हैं उनके पीछे भी कारण यही है कि मैं उन लोगों के साथ ही काम करना पसंद करता हूं जिनको अपना काम आता है। तो चाहे पाखी हेगड़े जी हों, या आम्रपाली दुबे जी हों, या सुशील सिंह जी हों, या मनोज टाइगर हों, या अवधेश मिश्रा हों, जो भी मेरी फिल्मों में लगातार नज़र आते हैं उसका कारण यही है कि वो लोग अपना काम बहुत अच्छे से जानते हैं और बखूबी निभाते हैं, और मैं भी उनसे सीख पाता हूँ। चूँकि मैं गायकी से आया था सिनेमा में, और मुझे सिनेमा के बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने कोई शिक्षा नहीं ली थी सिनेमा की, मैंने सीखा नहीं था। तो मैंने हमेशा ये ध्यान रखा कि मैं उन लोगों के साथ काम करूं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है सिनेमा का, और मैं उनसे खुद भी सीख पाता हूं और मेरी फिल्में भी अच्छी बन जाती हैं। कोई ऐसी बहुत सारे कैरेक्टर आपने किए, बहुत तरह के रोल किए, पाकिस्तान तक चले गए जी। भारत से पाकिस्तान, तो कोई ऐसा कैरेक्टर जो मन में रह गया हो, जो नहीं कर पाए हो अब तक, और आप चाहते हो कि नहीं वो कैरेक्टर हो जो हम करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा कलाकार जिसके साथ काम करने की इच्छा हो जो मन में दबी है अभी तक और वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई है कि वो आने वाले समय में इसको करें? देखिए, मैं अलग अलग तरह के बहुत सारे किरदार मैंने निभाए हैं, और एक एक्टर के लिए मुझे लगता है कि जो किरदार मिले उसको ही उसमें ढल जाए, यही एक अच्छे कलाकार की पहचान होती है। तो मुझे जो भी किरदार मिला मैंने निभाया, आगे भी जो किरदार मिलेगा मैं उसको निभाऊंगा। मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मैं ये मिल जाता तो मैं कर लेता। एक तमन्ना मन में रहती है ना, एक ख्वाहिश रहती है कि नहीं वो एक कैरेक्टर हमारे दिमाग में है जो मैंने देखा है करते, मुझे भी कुछ ऐसा करना है। जैसे मेरे मन में एक है ऐसा कि मैं एक बार जो है खलनायक का रोल करूं, और वो जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं करूंगा, क्योंकि मैंने नायक के रोल को बहुत बार निभाया है, आज तक मैंने खलनायक की भूमिका नहीं की है। खलनायक की बात हो रही है, कौन सा खलनायक ऐसा है जो पसंद है आपको सबसे ज़्यादा, इसका कैरेक्टर बहुत पसंद आया हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड में? जी, मुझे सबसे ज़्यादा अमरीश पुरी जी पसंद आए बॉलीवुड में। जी, उनका जो किरदार होता था, चाहे वो पॉजिटिव करते थे, नेगेटिव करते थे, या जो भी किरदार करते थे वो बड़ा कमाल का होता था, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। आने वाली कुछ फिल्में आपकी, उसके बारे में कुछ बताना चाहें? आने वाली फिल्मों में एक बन के तैयार है लल्लू की लैला, और आगे ले बाराती बारात लेके, वो भी तैयार है। एक फिल्म हमारी बन के अभी मैंने शूटिंग उसकी पूरी की है, मुकद्दर का सिकंदर, और अभी हम लोग जो शूटिंग करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है निरहुआ द लीडर, जो हम आजमगढ़ में शूट करने जा रहे हैं। उसके अलावा निरहुआ, हिंदुस्तानी 4, सनम बेवफा, राजा बाबू 2, ये सारी फिल्में हैं जो आगे बनने वाली हैं। 2012 में बिग बॉस में भी आप गए थे, बहुत कंट्रोवर्शियल घर है बिग बॉस का घर, और जब से शुरू हुआ तब से कंट्रोवर्सी में रहा। कैसा, बहुत कम दिन हालांकि आप उसमें रहे, कैसा एक्सपीरियंस उसका छोटा सा शेयर? 40 दिन था उसमें, पर मुझे लगता है हर अभिनेता को वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि जब हमको फिल्मों में काम करते हैं तो हमको स्क्रिप्ट मिलती है, और एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छा बॉयफ्रेंड, एक अच्छा पिता, जो भी किरदार होता है वो अच्छा ही मिलता है, पर हम रियल क्या हैं वो दुनिया नहीं जान पाती है। बिग बॉस का घर ऐसा घर है कि वहाँ इतने कैमरे लगे होते हैं, 24 घंटे आप कैमरे की नजर पे हैं, आप बच नहीं सकते। आपकी हकीकत, आपकी असलियत क्या है वो दुनिया जान पाती है उस घर में। तो मुझे लगता है कि कम से कम एक्टरों को तो वहाँ ज़रूर जाना चाहिए कि आपने भाई पर्दे पे जो निभाया वो तो आप हैं नहीं, आप क्या हैं ये दुनिया तब जान पाएगी
जब आपकी असलियत दुनिया के सामने आएगी, और वो ऐसा घर है जहाँ किसी की असलियत छुप नहीं सकती है। चलिए अब कुछ बातें कर लेते हैं राजनीति की। चूँकि अभिनेता से राजनेता का सफ़र आपका शुरू हो चुका है और चुनाव लड़ा है, वो भी अखिलेश यादव के खिलाफ। एक बड़े शख्सियत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। राजनीतिक सफ़र बहुत छोटा आपका, मार्च में ज्वाइन किया आपने, 27 मार्च संभवतः ज्वाइन किया आपने आदित्यनाथ जी के सामने, और उसके बाद तुरंत टिकट मिला और फिर चुनाव लड़ा आपने मई में। ये सफ़र आपका काफ़ी छोटा रहा राजनीति का, और अभी तो शुरुआत हुई है ये। उस पीरियड के बारे में जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव का जो दौर था, जब आपने ज्वाइन किया, तुरंत टिकट मिला, और उसके बाद जो आजमगढ़ में आप अखिलेश यादव के खिलाफ आपको उतार दिया गया। उसके पीछे कारण ये था, मेरी अपनी सोच थी, मेरा ये पर्सनल सोचना है, मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के ऐसे नेता हैं जो हमारे देश को बहुत अच्छा चला रहे हैं, और मैं चाहता था कि वो फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया था भारतीय जनता पार्टी, और मुझे जब टिकट मिला तो मैं चुनाव भी लड़ा, क्योंकि मैं गठबंधन के खिलाफ था। मुझे लगता था कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि गठबंधन की नीयत थी प्रधानमंत्री जी को रोकना, नरेंद्र मोदी जी को रोकना, कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। तो मुझे लगा कि आप क्यों रोकना चाहते हैं? एक अच्छा व्यक्ति अगर इस देश को मिला है चलाने के लिए, तो आपको क्या परेशानी है? और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी जो निर्णय लिए थे बहन मायावती जी से गठबंधन करके और उनको रोकने का, वो मुझे गलत लग रहा था। इसलिए मैंने उनके विरोध में चुनाव लड़ा। नहीं तो मुझे जब लड़ने के लिए बोला गया तो मैं मना कर सकता था। उत्तर प्रदेश में तो महागठबंधन का भी कोई वजूद नहीं था, कांग्रेस को तो कोई सीट उन्होंने नहीं दी, अलग हो गए। 3 दलों के साथ गठबंधन था उनका, समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद के साथ, अजीत सिंह की पार्टी। हाँ, पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये दोनों पार्टियां बहुत मजबूत हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों बहुत मजबूत हैं वहाँ पे, और दोनों मिल के हराना चाहते थे प्रधानमंत्री जी को। तो मुझे लगा कि भले मैं सफल हूँ या ना हूँ, पर मैं इनका विरोध जरूर करूँगा कि ये गलत कर रहे हैं, और मैंने अपना विरोध। आपने बहुत चुनाव में कैंपेनिंग भी की वहाँ भी किया, पटना में भी आप आए थे, रोड शो किया था, और उत्तर प्रदेश में भी ज़बरदस्त कैंपेनिंग की आपने, और उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिला वहाँ पे, और अच्छी खासी जो परिणाम, अपेक्षित परिणाम था, उसके अनुरूप तो उतरे। जी बिल्कुल, मैंने प्रयास किया, पूरी ईमानदारी से लगा रहा, और मैंने घेरा आजमगढ़ में अखिलेश यादव भैया को इस कदर घेरा कि उनकी जो पूरी फैमिली थी वो आके आजमगढ़ में बैठ गई। सब लोग वो सीट बचाने के लिए आके बैठ गए, और सारी सीटें हार गए। वो बाकी सीटों पे उनका ध्यान ही नहीं रहा, वो लोग आ गए थे आजमगढ़ बचाने के लिए। तो निश्चित रूप से, और हम चाहते भी यही थे कि उनको आजमगढ़ में ऐसा घेरा जाए कि बाकी जगह जो है वो ध्यान ना दे पाएँ, और वो ऐसा हुआ। जबकि आप तो आजमगढ़ के अलावा दूसरी जगह भी कैंपेनिंग कर। हाँ, मैं बाकी जगह भी गया, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आजमगढ़ से चुनाव लड़ना या सांसद बनना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, इसलिए मैं उतरा था राजनीति में। और मैं आगे कभी चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, पर जिस उद्देश्य से मैं गया था उस उद्देश्य में मैं कामयाब रहा। मौका मिलेगा तो लड़ेंगे ना? ये अगर पार्टी तय करेगी? पार्टी तय करेगी, ये मैं नहीं तय करूंगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक भी हूँ। तो वो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर कि वो मुझे प्रचार करवाना चाहेंगे या मुझे चुनाव लड़ाना चाहेंगे, वो आपकी भूमिका तय करेगी। हाँ, वो पार्टी तय करेगी। बिहार की राजनीति की बात करते हैं। बिहार में एनडीए अलग फोल्डर, महागठबंधन बिखरा। चूँकि आप बिहार झारखंड से आपका और उत्तर प्रदेश से खास जुड़ाव है आपका, आपकी फिल्में और आपकी भाषा की वजह से भी, और जुड़ाव भी आपका रहा है। फॉलोअर्स भी यहाँ पे इस 3 राज्य में सबसे ज़्यादा आपके हैं अन्य राज्यों की तुलना में। तो बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन की जो स्थिति है, अभी सब दल अपना अपना राग अलाप रहे हैं। आरजेडी अलग बंटा हुआ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस अलग, जीतन राम मांझी की पार्टी अलग, वीआईपी अलग। तो कहीं ना कहीं ये बिखराव आप किस रूप में देखते हैं? दिनेश लाल निरहुआ किस रूप में देखते हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जितने दल हैं, ये निजी स्वार्थों में इतना उलझ गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे ना परिवारवाद है, ना वंशवाद है, ना जातिवाद है। वहाँ आप बता ही नहीं सकते कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो गया, कोई नहीं कह सकता, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह की पार्टी से ऐसे लोग मुकाबला नहीं कर सकते जिनको लगता है कि उनकी पार्टी उनके बाप की बपौती है, आज वो उसके सर्वे सर्वा हैं तो कल उनका बेटा होगा, फिर उनका बेटा होगा। ऐसे लोग नहीं कर सकते मुकाबला, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आखिर में अब ख़त्म करते हैं इस बातचीत को। सबसे आखिर में, गायकी से शुरू किया था आपने, अभिनेता, अब राजनेता का सफ़र भी शुरू हो चुका है आपका। अभिनेता में तो सफलता मिल चुकी, गायकी में भी सफलता मिली है आपको। शुभकामनाएं हमारी हैं कि राजनेता के रूप में भी आप सफल बने। लेकिन जो दर्शक हमारे हैं, हमारे चैनल के दर्शक हैं, हमारे प्रिंट मीडिया के दर्शक हैं, हम चाहेंगे उनके लिए दिनेश नानी रहुआ अपना एक पसंदीदा कोई गाना 2 लाइन गुनगुना दे जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद रहा हो। आजकल तो मेरे मन में एक ही गाना चलता है, जब से 370 धारा हटाया गया है। इसके बारे में कुछ अगर बोलना चाहें आप तो बता सकते। जी, वो एक ऐतिहासिक फैसला है और हर हिंदुस्तानी का ये सपना था कि ऐसा हो, और उसको कर दिखाया है प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने। उन्होंने बिल ला करके और वो कर दिखाया। 370 जो अनुच्छेद है उसको हटाया, 35 से जो है उसको हटाया। तो ये हम सबका सपना भी था। तो आजकल मेरे मन में बस यही गूंजता रहता है, मोदी जी के लोहू में क्रांति की रवानी है, मोदी जी के लोहू में क्रांति की रवानी है, मोदी जी के साथ खड़ा आज हर हिंदुस्तानी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका बातचीत के। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए, तो ये आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ थे भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और राजनेता, बीजेपी के नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी। आज ख़ास मुलाकात में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।